हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है 5.3 क्वेश्चन तक देख लिया था। ओके, 5.3 मतलब एग्जाम्पल तक, ठीक है। जो भी डिस्क्रिप्शन देना था उसका मैंने दे दिया था डिटेल में। अब इसके बाद हमको क्या करना है 5.4 और 5.5, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें जहाँ कॉन्सेप्ट लगेगा वो कॉन्सेप्ट मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, तो वीडियो पूरा देखिएगा। और आज के क्वेश्चन में जो है वो बहुत ही डिटेल आपको बताना है। 5.5 में थोड़ा सा जो है आपको डिटेलिंग बताना है, और उसके पहले 5.4 हम करेंगे, ठीक है। तो उसके पहले एक पॉइंट है जो उसको देख लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग कुछ नहीं है कि कौन सा जो टर्म हम इलेक्ट्रोस्टैट में यूज करते थे उसके एनालॉगस जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड में कौन सा पॉइंट है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम जब यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग क्या है, सब कोई ऐसा ये कोई क्या थ्योरी नहीं है। ये देखिए इसमें क्या है, जैसे हम लोग डायपोल मोमेंट सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में, और इधर मैग्नेटिज्म, ठीक है। कुछ करना नहीं है, कंपेयर करना है। जैसे यहाँ पे वहां पे हम लोग 1/एप्सिलॉन नॉट लेते थे, तो यहाँ पे हम लोग म्यू नॉट लेते हैं। वहां पे हम लोग डायपोल मोमेंट पी से लिखते थे, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट स्मॉल एम से लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से आप देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन में हम लोग जो फील्ड लिखते थे, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो कितना होता था, ठीक है। P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, ठीक है ना, माइनस साइन के साथ है चाहे जो भी है, मैग्नीट्यूड यही होता था P अपॉन में, ठीक है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, माइनस में P को एनालॉगी करेंगे M अपॉन में 4, ठीक है ना। देखो आदत बन जाती है तो वैसे ही म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, कांस्टेंट चेंज किया, ठीक है। और क्या हो जाएगा M अपॉन में आर क्यूब, ठीक है। जस्ट लाइक मैग्नेटिज्म में ई बी से रिप्लेस हो जाएगा, पी एम से रिप्लेस हो जाएगा, कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 1/4 एप्सिलॉन से रिप्लेस हो जाएगा। ये हो गया इक्वेटोरियल केस। इसी तरीके से अगर हम एक्सियल केस में लेते हैं, ठीक है ना, एक्सियल केस में ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था 2p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और बी क्या हो जाएगा सिमिलरली म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2m अपॉन में आर क्यूब, ठीक है। इसी तरीके से अब क्या होना है, एक्सटर्नल फील्ड टॉर्क, टॉर्क क्या होगा, तो यहाँ टॉर्क जो होता था वो P क्रॉस E होता था, और यहाँ टॉर्क क्या होता है मैग्नेटिक मूवमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल एनालॉगस है, ठीक है ना। फिर लास्ट पॉइंट है आपका एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी यहाँ पे क्या होती थी U, ठीक है ना, E इज इक्वल टू क्या होता था माइनस P डॉट E कर दो, या P E cos थीटा, और यहाँ पे क्या होता था U M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस स्मॉल m डॉट b, या माइनस एम बी cos थीटा। बात समझ में आया। तो ये थोड़ा सा कुछ पॉइंट था जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म में एनालॉगस, ठीक है ना। एनालॉगस का मतलब कि सिमिलरली है, बस क्या है कौन सा कांस्टेंट यहाँ यूज कर रहे हैं उसके एनालॉगस कौन है P। अगर जैसे मान लीजिए आपको इलेक्ट्रोस्टैट का फॉर्मूला याद है, तो आपको मैग्नेटिज्म का भी याद है, कैसे आप रिप्लेस कर दो P को M से, 1/4 एप्सिलॉन नॉट को म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से, बस। मतलब इसी तरीके से अगर टॉर्क P क्रॉस E याद है तो बस बिल्कुल याद है कि P के एनालॉगस M होता है, E के B होता है, हो गया। तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें जस्ट रिमाइंड के लिए करना था। इसके बाद से क्वेश्चन है वही देखते हैं 5.4, उसके बाद से 5.5, ठीक है। अच्छे से समझिएगा। 5.4 तो न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वेटोरियल एंड एक्सियल फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, ठीक है।
तो ड्यू टू बार मैग्नेट ठीक है ना, बी इक्वेटोरियल में क्या होता है, क्या होता था, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एम अपॉन में आर क्यूब। ठीक है, एम इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द, ठीक है ना, डिस्टेंस, ये बार मैग्नेट है, इसकी लेंथ अगर 2L है तो इसके सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो लेते हैं, सॉरी इक्वेटोरियल में लेना ना तो ऐसे लेंगे, ये आर डिस्टेंस। ठीक है, इस पॉइंट पे हमको ये माइनस एम, ये प्लस एम, इसकी वजह से मैग्नेटिक यहाँ पे, ठीक है ना, क्या निकालेंगे, ये इसकी वजह से मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा यहाँ B1 और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2। आप ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं, ये बार मैग्नेट है, ये आपका साउथ है, मैं पूरा बनाता हूँ फिर से, देखो ये बार मैग्नेट है, ये क्या है, ये मान लो साउथ है, ये इधर नॉर्थ है, तो साउथ को हम लिखेंगे माइनस एम मैग्नेटिक मोमेंट और इधर लिखेंगे प्लस एम। जैसे होता था ना प्लस क्यू माइनस क्यू करके डाइपोल मोमेंट बनता था, वैसे ही माइनस एम प्लस एम करके ये क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। मान लो इसी के, और इसकी लेंथ मान लो कितनी है, 2L है। ठीक है, कंफ्यूजन होगी तो हम क्या करेंगे, इसके ये जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है ना, इधर L इधर L, ये N हटा दे रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, इसी से क्या करना है, R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है मान लीजिए, यहाँ पे हमको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखिए होगा क्या, ये क्या है, ये आई माइनस एम मतलब साउथ। तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि जब बार मैग्नेट होता है, ये साउथ ये नॉर्थ, इनसाइड बार मैग्नेट जो होता है वो जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या होता है, ठीक है ना, साउथ टू नॉर्थ होता है। लेकिन आउटसाइड क्या होता है, ये क्लोज कर्व बनाती है, तो आउटसाइड क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ होता है। ठीक है, तो हमेशा क्या हो रही है, फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल रही है, साउथ को जा रही है। ठीक है, अंदर की तरफ साउथ से निकल रही है और नॉर्थ की ओर जा रही है, ऐसे समझो। तो यहाँ पे क्या है, ये माइनस है, ठीक है ना, माइनस की तरफ ऐसे, तो समझो ये क्या है, जो भी फील्ड लाइन है यहाँ पे बाहर की बात कर रहे हैं, बाहर कोई पॉइंट है मैग्नेट के, तो समझना, तो साउथ की तरफ अगर फील्ड लाइन आ रही है तो मान लो यहाँ पॉइंट है, तो इसकी वजह से, इस पॉइंट की वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किसकी तरफ होगी, डायरेक्शन माइनस एम की तरफ होगी। इसको हम मान लेते हैं B1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्लस एम की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे, प्लस एम मतलब नॉर्थ समझो, ठीक है ना, ये प्लस समझो ये माइनस समझो, तो इसकी वजह से फील्ड लाइन्स इससे दूर जा रही है और किधर को आ रही है, साउथ को आ रही है। समझना ध्यान से, कॉन्सेप्ट आ रही है, तो इसकी वजह से इस पर जो फील्ड होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में कर दो, ये क्या हो जाएगी, इसको B1 मान लो, सॉरी इसको B2 मान लो, इसको B1 माना तो इसको B2 मान लो। ठीक है, कंफर्म है, मान लो, ठीक है। और इनके बीच में कोई एंगल बन रहा है, ये मान लो कितना है, थीटा है, तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींच दो, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा, ठीक है, दो वैल्यू बराबर है, ये एक्स मान लो, ये एक्स मान लो, ये आर डिस्टेंस है, ये एल है, ये एल है, नीचे एल लिखा था मैंने। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स, ये डिस्टेंस आर। अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड उधर, ड्यू टू दिस, इस पॉइंट पे इधर, क्यों इधर लिया, माइनस है, ये क्यों प्लस है, प्लस से दूर माइनस की तरफ। अब इसके बीच में क्या किया, एक लाइन खींच दिया पैरेलल। ठीक है, अब ये एरो उधर है तो इसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इधर आएगा, इस ये इतना दूर थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा। क्यों होगा थीटा, क्योंकि अगर ये थीटा तो ये थीटा, जैसे मान लीजिए दो ऐसे है ना लाइन, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, एक ही तरफ के जो है ना पैरेलल लाइंस कट करती हैं तो इसको समानांतर कोण बोलते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं इसको। चलिए देखिए, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल और ये उसको काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर।
उसी तरीके से देखो जेड बनता है तो ये अल्टरनेट एंगल, ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो यहाँ देखो ये जेड बन रहा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो, तो ये पूरा 2 थीटा हो गया। ठीक है, अब हम क्या करना है, ये B1 ध्यान देना ऐसे है, ये B1 है, ये कितना है थीटा पे है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ऐसे टूटेगा बनेगा B1, जो थीटा के साथ होता है वो कॉस होता है, जो थीटा बिना होता है वो साइन होता है, तो B1 साइन थीटा, और इधर क्या आ जाएगा B1 कॉस थीटा। उसी तरीके से B2 का भी वही हाल है, B2 को अगर हम मान लो ऐसे लिखें, ये B2 है ना और ये थीटा पे है, तो B2 का भी दो कंपोनेंट होगा, एक ऊपर वाला ये क्या होगा B2 साइन थीटा, और ये साथ वाला थीटा के साथ वाला कॉस होता है, तो B2 कॉस थीटा। ठीक है, तो इसी पे हम एक साथ लिख दें, क्या हो जाएगा, इसके ऊपर B2 देखिए क्या होगा B2 साइन थीटा, और इसके साथ वाला है देखिए ये B2 है ना, ये यहाँ से ये थीटा एंगल, तो इसके साथ वाला क्या होगा B2 का ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो इसके इधर वाला इसी एक्सिस में आएगा, कितना आएगा B2 cos थीटा। अब देखिए ये दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड है इज ड्यू टू बार मैग्नेट, ठीक है ना, ये क्या है इक्वेटोरियल पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ बार मैग्नेट फाइन, ठीक है ना, तो उस केस में जो बार टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, B1 और B2 बराबर होगा, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट स्ट्रेंथ दोनों की बराबर है, मैग्नीट्यूड वाइज बस प्लस माइनस का फर्क है, और यहाँ से डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर, देखो ये जो x है ये भी x ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये L है ये R है, तो ये नेट x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये डिस्टेंस। उसी तरीके से ये वाला x भी, यानी कि इस यहाँ से ये डिस्टेंस भी बराबर है, यहाँ से ये डिस्टेंस भी बराबर है, ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो b बराबर क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, और मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला ड्यू टू मैग्नेटिक मूवमेंट फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। हम क्या करेंगे B1 और B2 दोनों बराबर होगी, और दोनों का डायरेक्शन एक ही है, दोनों जुड़ जाएगा, तो ये B1 को B2 से मतलब B1 B2 बराबर है, तो B1 को B1 लिख दो, B2 को भी B1 लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा 2B1 cos थीटा। तो कहने का मतलब है कि अब इसको सॉल्व करते हैं जब, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था 2, सॉल्व कैसे करते थे 2B1 की जगह वैल्यू रख देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और m अपॉन में मैं इतना डिस्टेंस x की जगह पे क्या रखेंगे, ये रखेंगे r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में है ना, और उसका अंडर रूट और इस पूरे का ये डिस्टेंस का होल स्क्वायर, तो ये रूट हट जाएगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा कंसिडरेशन कर देते, ये r मोर देन एल होता था, तो एल स्क्वायर को निगोशिएट कर देते थे, और साथ में देखो और cos थीटा भी है, ठीक है, तो cos थीटा को क्या निकालेंगे, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos बराबर होता है, ठीक है ना, बेस अपान में सॉरी हाँ ठीक है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस अपान में हाइपोटेनियस, तो cos थीटा जो होगा बेस मतलब ये L, हाइपोटेनियस मतलब x, यही पुट कर देना 2 म्यू नॉट अपान में 4 पाई, और ये m, और ये तो अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आया, और यहाँ क्या हो जाएगा एल अपॉन में x की जगह पे क्या लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1/2, अंडर रूट में है ना ये। अब कुछ नहीं करना है, अब बस इसको देखो, इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1/2, वही जुड़ जाएगा तो 3/2 आ जाएगा, प्रूफ कर ही देते हैं आपको, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m l, और नीचे क्या है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक पे पावर 1 है और यहाँ 1/2, दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा 3/2। अब एल स्क्वायर को निगोशिएट करके 0 लेंगे, क्यों, इफ आर मोर देन एल, देन बी बराबर कितना आ जाएगा 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई,
और ये क्या हो जाएगा एम एल, और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर को हटा दो तो एल स्क्वायर को खत्म करो, जीरो मानो कंपेरेटिवली, क्योंकि आर बहुत ज़्यादा बड़ा है एल से, तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा और छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर कंपेरिजन में। जैसे मान लीजिए 1 है, ये 10 है, अब इन दोनों का इसका स्क्वायर कीजिए, ये 1 होगा और 10 का स्क्वायर 100। तो जब स्क्वायर कर रहे हैं तो ये वैल्यू घट रही है, इसके कंपेरिजन ये वैल्यू और बढ़ जा रही है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से तो इसको निगोशिएट कर दिया। अब आर स्क्वायर पे पावर 3/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा आर क्यूब। और 2 इंटू एम इंटू यल क्या होता है 2। देखो मैग्नेटिक मोमेंट अगर ये बार मैग्नेट है, जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू होता था, बीच का डिस्टेंस 2l होता था, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता था 2l इंटू वन ऑफ द चार्ज। उसी तरीके से मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट 2l इंटू मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना। डाइपोल मोमेंट कितना m, इसको कैपिटल M से लिखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 म्यू नॉट 4 पाई, सॉरी 2 को इसके साथ ऑब्जर्व कर लो, 2l इंटू एम को क्या लिख दो कैपिटल M अपॉन में आर क्यूब। तो ये फॉर्मूला आता है कब, ठीक है, उस केस में। तो हमको क्या करना था इस क्वेश्चन में, मैं पूरा प्रूफ ही कर दिया, क्यों कर दिया, ताकि आपको ये चीज क्लियर रहे कि कैसे आता है। अब हमको क्या करना था फॉर्मूला इस क्वेश्चन में, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वेटोरियल एंड एक्सियल। तो देखिए ये तो आ गया आपका इक्वेटोरियल में, हुई। मैं सोचा था कि बताऊंगा तो बता ही दिया मैंने, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूले से हमारा वैल्यू निकल जाएगा। क्या पूछा है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ है 5.4 में कि इक्वेटोरियल पोजीशन में पूछा है बार मैग्नेट ऑफ लेंथ कितना दिया हुआ है, बार मैग्नेट का 2l दिया हुआ है डायरेक्ट। बार मैग्नेट देखिए 2l दिया तो l निकालने की जरूरत नहीं है, 2l मतलब टोटल बार मैग्नेट की लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर है, इसको 10 की पावर -2 करके मीटर कर दिया। फिर उसके बाद से क्या दिया हुआ है डिस्टेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट। जैसे ये क्वेश्चन बताया ना, क्यों बताया, ताकि आपको समझ में आए। मिड पॉइंट से इसके आर जो डिस्टेंस दिया वो 50 सेंटीमीटर, आर दिया हुआ है 50 इंटू 10⁻², इसको मीटर कर दीजिए। मिड पॉइंट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट इज, ठीक है ना, वो कितना दिया हुआ मैग्नेटिक मोमेंट 0.40, ठीक है ना, एम्पियर मीटर स्क्वायर। आपसे पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वेटोरियल एक्सियल फील्ड, यानी कि बी की वैल्यू पूछा है। तो कुछ नहीं, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, इक्वेटोरियल में है तो देखिए इक्वेटोरियल में क्या होगा कैपिटल M अपॉन में आर क्यूब। अब इसकी वैल्यू अच्छे से जानते हैं कितना होता है 10⁻⁻7 केवल होगा अगर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई केवल है। तो M की वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट आपको 0.4 दिया है, और आर क्यूब कितना दिया है 50 गुणे 10⁻², का होल क्यूब कर देंगे, ठीक है। और इसी तरीके से आपका ये बस यहाँ पे क्या करना है 2 इंटू एम लिख देना, तो वो आ जाएगा आपका एक्सियल में। एक्सियल केस में ये क्या है इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल केस, और एक्सियल में क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई और 2m अपॉन में आर क्यूब 10⁻⁻7 टू 0.4, जो वैल्यू यहाँ आएगी उसका 2 टाइम्स यहाँ आ जाएगा, और ये 50 इंटू 10⁻³ -2 सॉरी का होल क्यूब। वैल्यू आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, कैलकुलेट कर लेना है बस, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। और ये प्रूफ बता दिया तो कम से कम क्लियर रहेगा कैसे होता है। सारी चीजें जो हैं क्लियर रहनी चाहिए ना, नहीं तो फिर सवाल में बोलता है देखा हुआ नहीं रहता है तो समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है ये, ठीक है। मेरे साथ तो होता है कि भाई देखे नहीं रहेंगे तो हम इमेजिन करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा 5.5 क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ना, टाइम लेके समझिएगा। 5.5 में एक पिक्चर बनाया हुआ है, ऐसे करके देखिएगा।
ठीक है, ऐसे सर्कुलर में बनाया हुआ है। यहाँ सेंटर पे कोई पॉइंट वो है जहाँ पे ऐसे एरो बनाया है, ये पी पॉइंट है, इधर ओ डिनोट किया है, मतलब ये सेंटर को बता रहा है। यहाँ पे क्यू है, ये क्यू है, कौन सा क्यू है, Q3 है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे एरो बना है, ये Q2 है, यहाँ पे ऐसे एरो बना है, ये Q1 है, उधर बना है। ठीक है, फिर उसके बाद से यहाँ पे ऐसे एरो बना ऊपर की तरफ, ये क्या है, Q5 है। फिर नीचे है ऐसे उसी एलॉन्ग लाइन इसी के बना हुआ कितना, Q6 है। फिर उसके बाद से क्या है, ऊपर भी बना हुआ है इसी के लाइन में, सेम इसी लाइन में है। ठीक है ना, इधर एरो बना हुआ है और इसको क्या नाम दिया है, Q4 दिया हुआ। ठीक है, चलिए ये पिक्चर बना हुआ है। अब कह रहा है कि फिगर 5, ठीक है ना, फिगर जो भी नाम उसका दिया, फिगर में स्मॉल मैग्नेटाइज निडल पी, स्मॉल मैग्नेटाइज निडल पी कहाँ प्लेस किया गया है, एट ओ, ओ इज द सेंटर पॉइंट। ठीक है, और ये जो एरोज बने हुए हैं ये क्या बता रहे हैं, द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी कि जो मैग्नेटिक निडल प्लेस किया गया है ओ पे, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है, इधर से इधर दिखा रहा है, ऊपर। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसे समझो। और इसी के एक्सिस में दो और मैग्नेटिक, देखो टोटल मैग्नेटिक निडल कितने हैं, आपसे क्वेश्चन में बोला है द अदर एरोज, जैसे ये क्या है, Q1 है, Q2 है, ठीक है ना, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6, 6 हैं टोटल। तो जो अदर हैं एरो शोज द डिफरेंट पोजीशन एंड द ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर रखे होंगे और उनका मैग्नेटिक मूवमेंट, अगर मैग्नेटिक नीडल सारे हैं तो सबका मैग्नेटिक मूवमेंट आपका होगा, और मैग्नेटिक मूवमेंट होगा तो सबका, ठीक है ना, डायरेक्शन आपका होगा। अब डायरेक्शन आपका सबका जो है, जितने भी ये नीडल दिए हुए हैं, अदर एरोज शो द डिफरेंट पोजीशन ऑफ अनदर आइडेंटिकल मैग्नेटाइज नीडल Q। ठीक है, तो Q नाम का कोई मैग्नेटिक नीडल है, 6 ठो समझो, जिसका ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से है कि इनके मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन आपको सबका दिया है, और जो सेंटर पे मैग्नेटिक है, मैग्नेट है वो निडल, मैग्नेटाइज निडल P है, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन आपको दिया है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज इन नॉट इन इक्विलिब्रियम। पहला क्वेश्चन बोला है कि इन विच कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, 1 मिनट पे कह रहा है इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम में कोई चीज कब होगी, ठीक है, या नहीं होगी, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अनस्टेबल होगा तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा, और स्टेबल होगा तो इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज स्टेबल अनस्टेबल। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन पूछा है विच कॉन्फ़िगरेशन करस्पॉन्ड टू द लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टॉर्क निकालते हैं। ठीक है, देखिएगा, ठीक है ना, कोई आ गया था, सॉरी। तो इसमें क्या है, इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी कि कुछ फोर्स हमको मिलना चाहिए, ठीक है ना, नॉट इन इक्विलिब्रियम।
तो हमको क्या करना है ना, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेबल अनस्टेबल, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यानी कि नेट सिस्टम पे जो लगने वाला फोर्स है यानी जो है वो जीरो हो तो क्या है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। अगर कुछ फोर्स मिल रहा है तो क्या है, जीरो, मतलब फोर्स अगर की वैल्यू कुछ मिल रही है मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो सबसे पहला पहला पॉइंट देखते हैं। देखो हमको क्या करना है, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक नीडल पी, हम क्या करेंगे, अब देखो इसके एक्सिस में अगर मान लो ये कोई बार मैग्नेट है पी को यहाँ, ठीक है ना, मैग्नेटिक नीडल है ना, हम इसको बार मैग्नेट समझ रहे हैं। इसमें मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, इधर से इधर की तरफ, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, ठीक है, इधर से ऐसे ही होता है मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। अब इस बार मैग्नेट की वजह से देखो इसके एक्सिस में जैसे वो बना है ना वैसे ही बना रहे हैं, यहाँ ना बना के यही बनाते हैं ताकि तुम्हें समझ में आए। सेंटर वाले को यहाँ देखो, ये है पी, मान लिया कि ये मैग्नेटिक नीडल है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट उधर है, ये क्या है, साउथ है, और ये क्या है, नॉर्थ है, ठीक है। साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है। अब ड्यू टू दिस बार मैग्नेट हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल सेक्शंस पे ये जो मैग्नेटिक नीडल है उस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। और ड्यू टू दिस बार मैग्नेट जो फील्ड होगा और इनके मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन, देखो टॉर्क कब मिलता है, एम क्रॉस बी। अगर एम, ठीक है ना, ठीक है ना, परपेंडिकुलर है बी के तो टॉर्क मिलेगा, मतलब जीरो नहीं आएगा, सॉरी ये चीज ये नहीं, मान लो एम और बी एक दूसरे के पैरेलल है, थीटा अगर जीरो है तो टॉर्क क्या मिलेगा, जीरो, और अगर थीटा 90 है तो टॉर्क क्या मिलेगा, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब टॉर्क समथिंग मिलेगा, ठीक है। अच्छा टॉर्क अगर जीरो है तो फोर्स तो नहीं ही होगा, ऐसे समझो। तो इसके बीच का एंगल अगर मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जीरो हो जाए तो मतलब क्या होगा, टॉर्क कुछ मिलना नहीं है, खत्म हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। या ठीक है, एफ नेट भी एक तरीके से जीरो है, ऐसे समझो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये है, इसकी वजह से आपने अभी पढ़ा है कि दो तरीके का फील्ड होता है, एक तो एलॉन्ग द एक्सिस होता है इसी के, और एक होता है मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, अभी पढ़ा है ना, इसके सेंटर से, और ये मैग्नेट का मान लो जो लेंथ है कितना है, 2L है, तो ये जो है इसका सेंटर पॉइंट है, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मान लो कोई पॉइंट है इस साइड में और इस साइड में, इसके इधर आर साइड में या इधर आर साइड में, क्योंकि हमको क्या करना है, इस मैग्नेट की वजह से इधर भी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इधर भी चाहिए, इधर भी चाहिए, हर तरफ हम निकाल लेते हैं। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस, ठीक है, ये नॉर्थ है तो नॉर्थ की तरफ होगा पॉइंट, और साउथ साउथ, ठीक है ना, माइनस की तरफ होता है और नॉर्थ से दूर होता है, तो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा वो इधर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि इससे हम निकालेंगे तो वो इधर आएगा, पॉइंट करेगा इसके तरफ, इधर अभी दिखाया था ना मैंने करके, तो जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो ड्यू टू दिस बार मैग्नेट इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, और ड्यू टू दिस बार मैग्नेट हम क्या करेंगे, अगर इस पॉइंट पे निकालेंगे तो नॉर्थ, ठीक है ना, साउथ की तरफ और नॉर्थ से दूर और नेट इधर, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, इधर आएगा। ये जो एरो बनाया है वो बी है, ये बी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इस बार मैग्नेट वजह से जो इसके एक्सिस में है, चाहे इधर पॉइंट है, ठीक है, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस में, मान लो ये आर डिस्टेंस पे, चाहे यहाँ पॉइंट हो चाहे इस साइड में पॉइंट हो आर डिस्टेंस पे, ठीक है, यहाँ पे जो बी होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, ठीक है, अगर अलॉन्ग द एक्सिस निकालना है या जो भी है, तो यहाँ पे जो बी होगा उसकी वैल्यू जो नज़दीक पॉइंट होता है उसकी वजह से, मतलब बी की वैल्यू यहाँ पे उसी की तरफ होती है जिस तरफ आप निकालना, तो इस तरफ निकालना है तो बी का डायरेक्शन, यानी कि इसकी वजह से अलॉन्ग द एक्सिस बी जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा, इधर होगा, और यहाँ पे क्या होगा, इधर होगा, ये बी, समझिएगा यहाँ से, ये बी, यानी इस मैग्नेट की वजह से इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे आ गया। अब इस पॉइंट पे देखते हैं,
तो ये जो Q1 है और ये Q2 है, इसकी वजह से इस देखो ये मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है, ये जो बनाया है ना, ये देखो ये एरो बना है, इसको ध्यान से देखो, ये एरो क्या है, इधर से इधर मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन। अभी मैंने बताया कोई बार मैग्नेट है, या निडल की बात किया तो निडल को बार मैग्नेट समझिए, तो ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, तो ये बना दिया। अब इससे आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, इसके रिस्पेक्ट में, इस मैग्नेट के रिस्पेक्ट में इधर जो पॉइंट होगा वो इक्वेटोरियल होगा, और अलोंग द एक्सिस जो होगा वो क्या होगा, एक्सियल होगा। ये एक्सियल है पोजीशन, और ये मैग्नेट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होगा वो इक्वेटोरियल। ठीक है ना, स्पेलिंग ना सही हो तो माइंड मत करिएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन, करेक्ट। तो इधर पॉइंट ले लो चाहे इधर ले लो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो यहाँ पे बना दिया इधर इधर, इस पे आ गया मैग्नेटिक फील्ड उधर, इसके इधर पॉइंट आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, ठीक है, एक्सियल, ठीक है। इसकी वैल्यू जो एक्सियल में होती है वो होती है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, क्या होती है 2m अपॉन में आर क्यूब, और इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई और m अपॉन में आर क्यूब। अब देखो ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन है, और इसकी वजह से इधर वो भी क्या होगा, कौन सा वैल्यू होगा, इस मैग्नेट की वजह से इधर जो भी पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा, पर इस मैग्नेट की वजह से इधर जो भी पॉइंट होगा वो क्या होगा, इक्वेटोरियल वाला, और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आया, नीचे की तरफ, दिख रहा है ना यहाँ पे, ये बनाया मैंने, तो यहाँ पे भी जो आएगा मैग्नेटिक फील्ड वो क्या आएगा, नीचे। ये भी इसके लिए, ये भी इसके लिए, इसकी वजह से इस पे जो बी आएगा वो इधर आएगा, वो भी बी, समझाने के लिए डायरेक्शन बहुत मायने। तो इस बी और इस मैग्नेटिक मूवमेंट जो ये Q1 का इधर की तरफ और ये बी नीचे की तरफ, इसके बीच एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। यहाँ देखिए ये बी नीचे की तरफ, मैग्नेटिक मूवमेंट उधर की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नेटिक मूवमेंट उधर है, बी ऐसे है, एंगल कितने का है, 90 डिग्री। यानी फॉर Q1 एंड Q2 के लिए आपको 90 डिग्री वैल्यू मिल जा रही है, टॉर्क जीरो नहीं मिल रहा है। तो पहला केस फॉर Q1 एंड Q2, ठीक है ना, द एंगल बिटवीन, ठीक है ना, आई एम परपेंडिकुलर टू बी हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी, पी मतलब पी पे जो निडल रखा हुआ है वो मैग्नेटाइज है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऑन Q1 एंड Q2 कैसा मिला, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन इटसेल्फ Q1 पे दिया हुआ है इधर की तरफ, तो उसके हिसाब से Q1 और B के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो M और B 90 डिग्री, यानी कि टॉर्क नॉट जीरो, देन दिस इज, यानी कि Q1 और Q2 क्या है, PQ1 एंड PQ2, केस ऑफ, क्या बोला था, केस ऑफ नॉट इन इक्विलिब्रियम। समझ में आया, अब समझ में आ रहा होगा आपको, क्यों, क्योंकि उस केस में दोनों के बीच में एंगल 90 बन रहा है, मतलब टॉर्क जीरो नहीं होगा। 90 बनने का मतलब है कि एम बी साइन थीटा साइन 90 1 हो गया। अब ये तो इसीलिए बनाया था समझाने के लिए। अब बात आती है दूसरा, इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले देखिए ये दोनों तो हो गया कि मिल रहा है, अब जरा इस केस में देखिए Q3 का मैग्नेटिक मूवमेंट इधर है नीचे की तरफ, B इस पे कौन सा आया है, ड्यू टू दिस P की वजह से इस पे जो B आया उसका डायरेक्शन नीचे, इन दोनों के बीच में एंगल कितने का है, 0 डिग्री, किसके किसके बीच, B और M के बीच में, तो 0 डिग्री है, तो M और B के बीच में 0 डिग्री मतलब यहाँ पे टॉर्क क्या मिलेगा, जीरो। अब यहाँ देखिएगा इस P की वजह से इस Q5 पे जो B आया है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस, वो नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ Q5 पे, यानी कि थीटा कितना है 180, ठीक है। तो टॉर्क कितना आ जाएगा, यहाँ पे टॉर्क तो जीरो आ जाएगा, बट अभी मैंने बताया था कि अगर M एंड B एंटी पैरेलल, तो उस केस में क्या होगा, जो U होगा
वो क्या आएगा, 180 डिग्री हो गया ना, तो cos थीटा cos 180 -1 और माइनस एम बी cos 180, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव, तो यू एम यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ गई, मतलब पॉजिटिव मतलब अनस्टेबल। तो ये एंटी पैरेलल एम और बी, देखो इसके बीच में 180 डिग्री हो तो टाउ तो मस्ट जीरो मिल जाएगा, लेकिन एंटी पैरेलल केस में एनर्जी क्या मिलेगी, पॉजिटिव। तो इस केस में ये इक्विलिब्रियम तो शो करेगा क्योंकि इसमें फोर्स नहीं लग रहा है, बट इसकी एनर्जी पॉजिटिव है तो नेट फोर्स जीरो होगा। तो एनर्जी पॉजिटिव मतलब क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस केस में क्या है, ये पैरेलल है दोनों, टाउ जीरो और यू एम क्या आ जाएगा, माइनस एम बी सॉरी कॉस जीरो यानी कि माइनस एम बी टू 1 माइनस एम बी निगेटिव। तो अगर एनर्जी निगेटिव आ गई तो क्या हो गया, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब नीचे वाले में देखो यही चीज Q6 वाले में, इस केस में Q6 पे मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ दिया, B जो आया था इसी के एक्सिस में वो किधर आया था, नीचे की तरफ। तो ये B और B, ठीक है ना, एम एंड बी थीटा इज इक्वल टू, ठीक है ना, एंगल यहां लिखेंगे एंगल बिटवीन एम एंड बी, कितना हो गया थीटा 180 डिग्री। तो उस केस में क्या हो गया, यू एम माइनस एम बी कॉस 180 क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया, मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे जब देखोगे तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इसकी बी की डायरेक्शन, ठीक है ना, और मैग्नेटिक मोमेंट उधर की तरफ, चलो देखो कोई दिक्कत नहीं है, ये बी का डायरेक्शन इधर ही होगा क्या, इस पे कौन कौन सा अनस्टेबल आ गया, एक आपका Q6 आ गया और एक आपका Q1 आ गया, ठीक है। ये कहीं ना कहीं बी का डायरेक्शन ड्यू टू दिस बार मैग्नेट एक ही तरफ होगा, वो इसको भी डायरेक्शन इधर ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये बी, इसकी वजह से डायरेक्शन इसका इधर की तरफ आया, ठीक है। दिस इज द स्टेबल Q3 एंड आपका कौन सा Q6, Q6 इज दिस, ठीक है। एक्चुअली में थोड़ा सा डायरेक्शन का लग रहा है मैंने गलत डिनोट कर दिया है, देखिए इस पॉइंट पे ड्यू टू मैग्नेट, अगर नॉर्थ की तरफ से देखें एक्सियल पोजीशन जो पॉइंट है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड उधर ही होगा, ठीक है, तो ये सही था। लेकिन अगर हम कहें इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं हो सकता ना कि सेम बार मैग्नेट है तो उसकी वजह से एक्सियल पोजीशन पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उधर हो, इधर मैग्नेटिक फील्ड उधर हो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही होगा, थोड़ा सा डायरेक्शन में गलती हो गई। तो यहाँ बी पे क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर ही होगा। क्या कह रहा है मैं, ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, इसकी वजह से इसके एक्सियल पोजीशन पे इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर, इसके एक्सियल बी की वैल्यू उधर है, क्यों है, नॉर्थ है ना, तो नॉर्थ से हमेशा क्या होती है, फील्ड लाइंस बाहर की तरफ एग्जिट होती है और साउथ को जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये बी का डायरेक्शन इधर ही की तरफ होगा क्योंकि बी फील्ड लाइंस इसकी तरफ आती है, थोड़ा सा मैंने गलती कर दी। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, बी की वैल्यू
उसी डायरेक्शन में होगी और इस पॉइंट पे बी की वैल्यू नॉर्थ से दूर होगी। नॉर्थ से क्यों दूर बोलना है, क्योंकि यहाँ पे देखो मैग्नेटिक मूवमेंट साउथ से नॉर्थ की तरफ है, इधर नॉर्थ है तो नॉर्थ से इस मैग्नेट के लिए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड उधर होगा और इसके बैक साइड में साउथ है तो साउथ की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इसकी तरफ होगा। ठीक है, करेक्ट है। तो यहाँ पे दोनों पैरेलल आ गया तो ये कितना आ गया 0 डिग्री कर दो, तो ये कितना हो गया cos 0, ये कितना आ गया नेगेटिव, तो ये हो गया स्टेबल। ठीक है, तो Q6 हो गया स्टेबल, Q5 हो गया सॉरी अनस्टेबल। अब आता है Q4, तो Q4 में दोनों के बीच में 180 डिग्री बन रहा है। देखिए Q4 का में मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन नीचे और बी का डायरेक्शन ऊपर, ये समझिएगा। इसके हिसाब से बाहर मैग्नेट है, नॉर्थ से हमेशा क्या होती है फील्ड लाइंस, ठीक है ना, बाहर की तरफ निकलती हैं, साउथ को जाती हैं। तो साउथ के, अब ये साउथ पोल है तो साउथ के इधर जो पॉइंट होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इसी की तरफ और नॉर्थ से हमेशा उससे दूर। तो इस तरीके से इंडिकेट कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो बी यहाँ पे क्या हो गया, बी और यहाँ पे क्या हो गया मैग्नेटिक मूवमेंट एक ही तरफ, ये तो हो गया। अब Q4 पे देखेंगे तो ये 180 डिग्री आ गया, तो अब ठीक है ना, क्या हो जाएगा फिर वही कहानी UM क्या हो जाएगा -MB cos 180। पोटेंशियल एनर्जी देख लीजिए पॉजिटिव आ गया तो क्या हो गया अनस्टेबल इक्विली। ठीक है ना, बुक का मैंने देखा जरूर है कि उसमें ये बोला है लेकिन उसमें आपको इस तरीके से समझाएगा नहीं। ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि समझना जरूरी है। देखिए प्रॉब्लम क्या हुई है, इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला, दोनों पॉइंट पे डायरेक्शन जो है वो पता चल गया कि इसकी वजह से मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगा। मैंने इंडिकेट कर दिया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट Q1 पे, Q2 पे, Q3 पे, Q5 पे। बट Q4 और Q6 पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ड्यू टू दिस मैग्नेट, यहाँ से देखिए नॉर्थ से हमेशा कोई भी बाहर मैग्नेट है, अगर ये साउथ है ये नॉर्थ है तो आउटसाइड में नॉर्थ से फील्ड निकलती है और अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। तो अभी हम बाहर की तरफ पॉइंट ले रहे हैं तो इस नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ जो पॉइंट होगा उसकी तरफ, नॉर्थ से बाहर की तरफ पॉइंट हमेशा उससे दूर होगा, दूर और साउथ की तरफ होगा। तो यहाँ पे साउथ से जो दूर लिए पॉइंट उस पर अगर हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होगा उसकी तरफ होगा। तो यहाँ पे बी का डायरेक्शन होता है, इसलिए हमने क्या किया इस मैग्नेट की वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसी की तरफ होगा। तो ये दोनों पैरेलल में आ गए तो उस हिसाब से मैंने ये डिसाइड। Q4 पे क्या हुआ एंटी पैरेलल आ गया, उस हिसाब से थीटा जब 180 जैसे ही आएगा ना पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ जाएगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कर देंगे। 180 आने का मतलब है कि टॉर्क तो 0 हो गया। ठीक है, इक्विलिब्रियम तो है बट कैसा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में भी दो तरीके की कैटेगरी, स्टेबल अनस्टेबल। तो इक्विलिब्रियम टॉर्क 0 आ गया ना, मस्त। ठीक है ना, नेट फोर्स ऑफ द सिस्टम इज 0, टॉर्क 0 खत्म। लेकिन स्टेबल है कि अनस्टेबल है तो वो डिपेंड करेगा एंगल बिटवीन M एंड B। अगर 180 डिग्री है इसका मतलब वो अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है पॉजिटिव। ये बात समझ में आ गया। तो आपका PQ1 और PQ2 ये मिलके क्या हो गया, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि विच कॉन्फ़िगरेशन है नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो नॉट इन इक्विलिब्रियम क्यों? क्योंकि उसमें कुछ फोर्स एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एट Q1 एंड Q2 एंड एंगल बिटवीन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ P एट Q1 एंड Q2। डायरेक्शन क्या है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, Q1 और Q2 पे। ये मैग्नेटिक फील्ड याद रखिएगा P के कारण है, तो P के कारण Q1 पे Q2 पे उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक मूवमेंट के परपेंडिकुलर है। तो हमको फोर्स मिल रहा है, मतलब फोर्स टॉर्क मिल रहा है तो फोर्स मिलेगा, यानी कि स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल। सॉरी क्या बोला था, इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, तो वो इक्विलिब्रियम नहीं है। दूसरा पॉइंट बी में पूछा था किस कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखो बाकी सारे जो हो रहा है Q1 Q2 छोड़ के सब इक्विलिब्रियम में है चारों। क्यों? क्योंकि एंगल या तो 0 डिग्री आ रहा है या तो 180 डिग्री आ रहा है बी और इसके बीच में मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में। याद रखिएगा जो बी निकाला गया वो ड्यू टू दिस बार मैग्नेट है और उसको मैंने इस नीडल को यहाँ बार मैग्नेट से रिप्लेस करके आपको दिखाया है कि देखिएगा कि इसके इक्वेटोरियल में इधर 2 पॉइंट लिया तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर और इधर। क्यों इधर ही आया, ऊपर क्यों नहीं आया, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ।
मैंने अभी इसलिए ये प्रूफ करके दिखाया था अभी इसके पहले। नॉर्थ से हमेशा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड दूर, तो यहाँ पे कोई पॉइंट है तो उससे दूर, और साउथ की तरफ तो साउथ पॉइंट यहाँ है तो इधर, तो उसका नेट रिजल्टेंट इसके बीच से पास करेगा, दोनों का वेक्टर इस डायरेक्शन में तो नीचे जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी ए पॉइंट लिया तो क्या हो जाएगा, साउथ की तरफ और नॉर्थ से दूर, और ये पूरा नहीं मिलाया ये, ठीक है ना। और तो ये नेट, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस बार मैग्नेट एट इक्वेटोरियल पोजीशन इधर, इसीलिए यहाँ पे इधर बनाया, यहाँ इधर बनाया, और ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन तो इसके लिए भी इधर इधर, समझ में आ गया। और ये क्या है, एक्सिस एक्सियल पोजीशन है, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड और इस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसके हिसाब से निकालिए, नॉर्थ से दूर जाता है तो उधर, और साउथ की तरफ आता है तो मैग्नेटिक फील्ड उधर, करेक्ट। अब बस बी और एम के बीच में जब वो पता चल गया ना एंगल, तो सब पता चल जाएगा कि स्टेबल है कि अनस्टेबल। तो बाकी चारों क्या है, इक्विलिब्रियम है, लेकिन स्टेबल कौन है, जिनके बीच में एम और बी के बीच में 0 डिग्री आ रहा है, और अनस्टेबल कौन है, जिनके में 180 आ रहा है। 180 के कारण क्या नुकसान हो रहा है, 180 के कारण हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो पॉजिटिव आ जा रहा है, और पॉजिटिव एनर्जी डिनोट करता है कि आप स्टेबल नहीं हो, अनस्टेबल हो, क्योंकि आपके अंदर जब तक एनर्जी खत्म, जब तक किसी की एनर्जी 0 नहीं होती वो शांत नहीं बैठ सकता, ठीक है ना। तो ये ठीक है ना, ये पॉइंट फिनिश। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ये पॉइंट डिटेल में मुझे बताना है ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। आई होप आप पूरा अच्छे से ये समझ गए होंगे, ओके। और अगर ये पॉइंट अगर आपको अच्छा लगा, ये मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा तो मुझे बताइएगा, नहीं समझ में आया तो भी बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके जब भी आप मेरा वीडियो देखेंगे। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।